हेलो, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कहानी को और कहानी का नाम है उसने कहा था। चलिए आज हम लोग इस पूरे संपूर्ण पाठ को समाप्ति कर देते हैं। आइए। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रथम भाग को और द्वितीय भाग को पढ़ चुका है। इसके बाद कितने भाग बचे हुए हैं तो 3 भाग। संपूर्ण कहानी को 5 भागों में बाँटा गया है जिसमें 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और बचा हुआ भाग है 3। तो अब इस तीनों भाग को इसी एक वीडियो में आप समझने वाले हैं। आइए। लिखा हुआ है दोपहर रात गई। ध्यान दें कि पूरा संपूर्ण जो रात होती है वो ना 4 पहर में होती है। जो रात होती है वो कितने पहर की होती है? जो रात होती है वो 4 पहर की होती है। 4 पहर की होती है और यहाँ बोल रहे हैं कि दोपहर रात गई अर्थात आधी रात बीत गई। दोपहर रात गई अर्थात आधी रात बीत गई। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं? दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। ओधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। बोल रहे हैं कि जो बोधा सिंह कौन है जी? हजारा सिंह का जो पुत्र है, ठीक है ना? हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह क्या कर रहा है बताइए? वो क्या कर रहा है? बिस्किट के जो टीन है उसको बिछा लिए हैं और उसी पर सो रहे हैं। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह पहरे कर रहे हैं। एक आँख खाई के मुँह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, ठीक है? एक आँख खाई की तरफ है, गड्ढे की तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी आँख किसकी तरफ है? बोधा सिंह के दुबले पर। आगे बोधा सिंह कराहा क्योंकि उन्हें बुखार लगी है, इसलिए उन्हें कँपकँपी और थोड़ी बहुत क्या हो गई है? सर्दी लग रही है। आगे देखिए, से पूछता है क्यों बोधा भाई क्या? क्या है? बोल रहे हैं क्यों बोधा भाई क्या है? इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं लहना सिंह। तो बोल रहे हैं पानी पिला दो। आगे देखिए, लहना सिंह ने कटोरा उसके मुँह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है मतलब कँपकँपी हो रही है। ठंड मतलब अगर बुखार आ जाए तो ठीक ऐसा होता है। रोम-रोम में तार दौड़ रहे हैं, दाँत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। ऐसा कौन बोल रहा है? अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह बोल रहा है, अच्छा ठीक है, मेरी जर्सी पहन लो। और फिर जाके बोधा सिंह बोल रहे हैं, और तुम? तुम क्या पहनोगे? बोल रहे हैं कि मेरे पास सिगरी है ना, मेरे पास कोयला का जलता हुआ आग है ना। बोल रहे हैं मेरे पास सिगरी है ना और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, देखो, देखो। इस तरह से बोल रहे हैं लहना सिंह। किनको बोल रहे हैं? तो बोधा सिंह को बोल रहे हैं। आगे देखिए, ना, मैं नहीं पहनता, ऐसा मना कर दे। बोधा सिंह बोला, ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए 4 दिन से तुम मेरे लिए अपना कपड़ा उतार कर मुझे दिए हुए। इस तरह से वो बोल रहा है। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरा गरम जर्सी भी है। ऐसा लहना सिंह बोल रहा है, हाँ, याद आया, याद आया। मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है। आज सवेरे ही आई है विलायत से। विलायत मतलब विदेश से। मैमे बुन-बुन कर भेज रही हैं। गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा और अपना जर्सी उतार करके उनको दे देता है और बोलता है कि मेरे पास एक नया आया हुआ है जर्सी, वो मैं पहन लूँगा। अभी जो मेरे पास जर्सी वो तुम पहन लो क्योंकि तुम्हें ठंड लग रही है। ऐसा बोधा सिंह के लिए करते हैं कौन? लहना सिंह। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। इस तरह का लहना सिंह बोलते हैं। बोलते और तुम? तुम क्या पहनोगे? बोल रहा मेरे पास सिगरी है। मेरे पास क्या है? सिगरी है, तापने के लिए। मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। आगे देखिए, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए वही चीज़ें रिपीट कर दिया है यहाँ तक, ठीक है? अब आगे आइए। सच कहते हो? बोधा सिंह बोल रहे हैं, सच कहते हो? और नहीं झूठ क्या? और नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? यूँ कहकर नाहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। अब बोधा सिंह बोला, ना, 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 मुझे नहीं पहनना है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो पहना देते हैं। और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर, बोला आप मतलब स्वयं, स्वयं लहना सिंह क्या करता है? खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी कथा केवल कथा थी, मतलब झूठ थी। मैम ने नई जर्सी मतलब नई जर्सी बुनकर भेजे हैं, ऐसा बात झूठ था। बस उन्हें पहनाने के लिए इस तरह का कथा कहानी बताए थे। वो केवल कथा थी मतलब झूठ बात थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुँह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। मतलब
खाई के मुंह पर से आवाज आते हैं, सूबेदार हजारा सिंह, इस तरह का आवाज आता है। अब देखिए, तो सूबेदार हजारा सिंह बोलता है, कौन? लप्टन साहब। कौन? लप्टन साहब हो क्या? हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। इस तरह से सामने होते हैं, लप्टन साहब आए हुए हैं। लप्टन साहब बोलते हैं हजारा सिंह, बोलते कौन? कौन? लप्टन साहब। इस तरह से आते हैं और वो फिर जाके खड़ा हो जाते हैं। इस तरह से देखो, अब ये कौन बोल रहे हैं? लप्टन साहब बोल रहे हैं, ध्यान दे। देखो, इसी दम धावा करना होगा। दम, इसी दम मतलब इसी समय, तुरंत, अभी धावा करना होगा। धावा मतलब आक्रमण करना होगा, अभी अटैक करना होगा। मील भर की दूरी पर, मील भर की दूरी, मील भर मतलब मील को बोल सकते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, मतलब जर्मनी के खाई है, गड्ढा है, वहीं पर वो लोग छुपे हुए हैं। युद्ध इनका किससे चल रहा है? जर्मनी लोगों से चल रहा है। आगे देखिए, उसमें 50 से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, 50 से ज्यादा जर्मन वहां नहीं है उस गड्ढे में। इन पैरों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। अब लप्टन साहब बोल रहे हैं कि वहां पर, मतलब जहां पर मोड़ है ना, वहां पर 15 जवान खड़े करके आया हूं। लप्टन साहब ऐसा बोल रहे हैं। आगे देखिए, तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको एक साथ ले उनसे जा मिला। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर 10 आदमी छोड़ दो, बाकी जितने भी आदमी हो जाकर वहां से जो 15 आदमी को खड़े किए उनसे जाकर मिलाओ। ऐसा किनको बोल रहे हैं? हजारा सिंह को बोल रहे हैं। सूबेदार हजारा सिंह को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? लप्टन साहब बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से, क्लियर। आगे आइए, खंदक छीन कर वहीं, बोल रहे खंदक छीन कर, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। बोला कि खंदक छीनकर मतलब जर्मनी वाले से वो खंदक छीनकर मतलब उसको मारकर वहीं पर डटे रहोगे जब तक ये आदेश ना मिल जाए कि वहां से क्या करना है नहीं करना है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा लप्टन साहब बोल रहे हैं। हम यहाँ रहेगा, बोल रहा कि हम यहाँ रहेगा, आप लोग वहां जाओ। तो जो हमारा हजारा सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह बोलते जो हुक्म आपका। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा भी, जिनको बुखार लगा वह भी कंबल उतार कर वो चलने लगा युद्ध करने के लिए। बताइए, ये होता है सैनिक। मतलब बुखार लगा हुआ फिर भी लड़ने के लिए इतनी जज्बा है कि वो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह बोला कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ, चुप रहो। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया, मतलब इशारा किया कि नहीं, इस बच्चे को मत लेकर जाओ, इसको यहीं रहने दो, मतलब बोधा को यहीं रहने दो। सूबेदार हजारा सिंह का जो पुत्र है वो बोधा है। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? मतलब वहीं पर उसी खंदक के पास 10 आदमी कौन रहे? क्योंकि सभी लोग चाह रहे थे हम युद्ध के लिए जाएं, क्योंकि सैनिक का काम ही होता है युद्ध करना। उसके अंदर जोश भरा हुआ है कि हम जाएं, मार करें। लेकिन पीछे वहां कौन रहे खंदक के पास? इसमें बहस होने लगा आपस में। पीछे 10 आदमी कौन रहे? इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। मार्च किया मतलब कुछ को वहां रखा और फिर आगे बढ़ा। मार्च किया मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ा। लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए। तो लप्टन साहब, क्योंकि लप्टन साहब यही रहेंगे, हजारा सिंह यानी सूबेदार हजारा सिंह चल पड़े। सूबेदार हजारा सिंह आगे बढ़े और लप्टन साहब वहीं पर किसके पास? लहना सिंह के पास। लहना सिंह जहां पर ताप रहे थे, यानी सिगरी ताप रहे थे, सिगरी कहने का मतलब कोई आग था वहां उसे ताप रहे थे, उन्हीं के पास वो पहुंच गए लप्टन साहब और मुंह फेर कर पर चले गए। अब देखिए, सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। जेब से सिगरेट निकाला और सुलगाने लगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। 10 मिनट जब हो गया तो लहना की ओर हाथ बढ़ाकर बोलता है, लो पियोगे क्या? इस तरह से बोलते हैं, लो तुम भी पियो, तुम भी पी लो। अब बताइए, ये सिख तो पीते नहीं है और इनको बोल रहे हैं कि लो पियोगे क्या? आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ लाओ साहब, पी लेता हूं, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा। साहब का मतलब लप्टन साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा, तब उनका तब उसका माथा, यहाँ पर होता ठनका, तब उसका माथा ठनका। तब उन्हें समझ आ गया कि वास्तव में ये
असली में लप्टन साहब है ही नहीं, लप्टन साहब का रूप बदलकर कोई आया हुआ है। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से मतलब कैदियों के समान कटे हुए बाल कहाँ कहाँ से आ गए? बोला कि मतलब कि लप्टन साहब का बाल तो बड़ा-बड़ा था और इनका बाल तो छोटा-छोटा हो गया है। मतलब एक दिन में ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटा-छोटा बाल हो गया इनका, कैदियों जैसा? इस तरह से बोल रहे हैं। शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। बोला कि हो सकता है शराब पिया है और बाल काटने का मौका मिल गया है इसीलिए छोटा करवा लिया होगा। ऐसा लहना सिंह सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। लहना सिंह ने जाँचना चाहा कि सच में ये है लप्टन साहब या लप्टन साहब के रूप में कोई और तो नहीं आ गया है। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। 5 साहब से जो ओरिजिनल लप्टन साहब थे ना वो इनके साथ रहे थे। तो बोलते हैं क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएँगे? इस तरह से जाँचने के लिए प्रश्न करते हैं लहना सिंह। क्यों साहब? क्यों लप्टन साहब? हम लोग हिंदुस्तान कब जाएँगे? तो बोल रहे हैं कि लड़ाई खत्म होने पर। लप्टन साहब बोलता है लड़ाई खत्म होने पर। बोलता है क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं है? लप्टन साहब बोलता है पहले बोला लड़ाई खत्म होने पर। फिर बोलता है लहना सिंह से क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं है जो तुम भारत जाना चाह रहे हो? बोला नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप मतलब हम और आप मतलब लप्टन साहब आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। बोला हाँ 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 वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। तब बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाए मैस में लगाएंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहा हाँ लप्टन साहब बोलता हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। बोल रहा है कि पर मैंने उसे क्या कर दिया विदेश भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। ऐसा बोल रहे हैं लाना सिंह। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होंगे। तो क्या बोला लप्टन साहब हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। वो तो झूठ बोल रहे हैं और ये तो उससे भी ज्यादा झूठ देके फेंक रहे हैं। बोल रहे 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया लाना सिंह? बोला सिगरेट नहीं पिया तुमने? तो पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, दिया सलाई माचिस ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उन्हें संदेह नहीं, बल्कि वो निसंदेह हो गया कि ये नकली है। मतलब लप्टन साहब के रूप में कोई दूसरा दुश्मन आ गया है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकरा जाता है लहना सिंह। बोला कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना? क्या? क्या कयामत आ गई है? ज़रा तो आँख लगने हो ज़रा तो आँख लगने दी होती। अब बोला कि तुरंत तो सोए थे, थोड़ा-सा तो आँख लगने दी होती। इस तरह से बोलते हैं। कौन बोला ये? ऐसा कौन बोले थे? ये ध्यान रखिएगा। ये बोलते हैं वजीरा सिंह। आगे आइए। अब पूरे कहानी को जितना हम लोगों ने पढ़ा, उस चीज़ को देखते हैं एक शॉर्ट में। रात का समय था, सन्नाटा था। बोधा सिंह बीमार पड़ा हुआ है, लहना सिंह पहरा दे रहा है। बोधा पानी और गर्मी गर्मी माँगता है मतलब वो कपड़ा माँगता है। लहना सिंह अपनी जर्सी झूठ बोलकर दे देता है। अब आ जाती है सूबेदार हजारा सिंह। तो लप्टन साहब का आदेश होता है कि जर्मन खाई पर धावा बोलना है। 10 जवान पीछे छोड़ बाकी सबको ले जाना है। सैनिक तैयार हो जाते हैं, बोधा भी चलना चाहता है। लहना सिंह रोकता है, सूबेदार का इशारा समझता है। 10 जवानों को पीछे छोड़ने में हुज्जत होती है। फिर आगे देखिए लप्टन साहब और लहना सिंह साहब सिगरेट ऑफर करते हैं कि लो सिगरेट पी लो। लहना सिंह देखता है बाल बदले हुए हैं। शक होता है क्या ये असली लप्टन साहब हैं क्या? जांच पड़ताल होता है। लहना सिंह शिकार की पूरी याद छेड़ता है। असली लप्टन साहब की जानकारी पूछता है। जवाब सही मिलता है। संदेह पक्का हो जाता है। मतलब पता चलता है कि ये क्या है नकली है। निष्कर्ष लहना सिंह समझ जाता है कि ये दुश्मन यानी जर्मन भेष बदल कर आया है। तुरंत कार्रवाई करने का निश्चय करता है कि अब क्या करना है कार्रवाई करना है। आइए प्रारंभ करते हैं आगे अब हम लोग आगे
बोल रहे होश में आओ बाजीरा, क्या कर रहे हो? होश में आओ, कयामत आई है। लपटन साहब की वर्दी पहनकर कयामत आई है। क्या? बोला क्या? ऐसा है? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया हुआ है। मतलब लप्टन साहब की वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया हुआ है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा, बातें की। तोहरा साफ उर्दू बोलता है, एकदम मतलब किताबी उर्दू बोलता है। अब जो उर्दू बोलेगा, जिसका व्यवहारिक उर्दू होगा, वो एकदम व्याकरणिक नहीं होगा उनका रोल, थोड़ा बहुत इधर-उधर होगा। लेकिन जो व्याकरणिक रूल का पालन करके उर्दू बोल रहे हैं, इसका मतलब वो बनावटी है। क्या? तो हरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। बताओ, सिगरेट पीता है? तो अब बाजीराव बोलता अब क्या करा? क्या किया जाए? अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। सूबेदार हजारा सिंह वहां चले गए हैं, फिरेंगे और वहां खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। वजीरा को बोलता है दौड़ जाओ वहां पे और बता दो उनको कि वो लौट जाए, वहां नहीं जाए। ऐसा अभी बहुत दूर ना गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल आओ, निकल जाओ, पत्ता तक ना खरके, देर मत करो। मतलब थोड़ा भी उन्हें भनक भी ना लगे और जल्दी से वहां से लौट जाए। इस तरह से हुकुम तो यह है कि, तो वजीरा बोलता है अच्छा, हुकुम तो यहाँ यहीं पर रहने का मिला हुआ है। बोल रहा हुकुम तो यह है कि यहीं पर रहना है। बोला ऐसी तैसी हुकुम की, मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुकुम है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। बोला कि मेरा हुकुम सुनो, उसका हुकुम मत सुनो, अभी मैं सबसे बड़ा अफसर हूँ यहाँ का। ऐसा बोलते हैं, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। तो लप्टन साहब के रूप में आए हुए हैं जर्मनी, उनका मैं खबर लेता हूँ। अब देखिए, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। हजीरा बोलता है यहाँ तो तुम 8 ही हो। तो बोल रहे हैं 8 नहीं 10 लाख। बोल रहा 8 नहीं 10 लाख। बोल रहा है कि एक-एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। लौटकर खाई के मुहाने पर दीवार से लहना सिंह चिपक जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है लहना सिंह। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह-जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरी के पास रखा गया, आग के पास रखा गया। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, मतलब रखने ही वाला था। उसी वक्त देखिए बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर क्या कर दिया? तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर दिया। ये कुंदा कहां पर दिया? गर्दन पर मारा और साहब आंख नीन वट ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए, बेहोश हो गए वहीं पर। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ले 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। तरह से अब आगे देखिए, साहब की मूर्छा हटी। उसमें आया लप्टन साहब जर्मन के रूप में जो है। लहना सिंह हंसकर बोला क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी तुमसे। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए हो? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम मतलब बिना गालियों की 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। और ऐसे तुम इतना अच्छा कैसे बोल पा रहे हो? ऐसा इस प्रकार उन्हें शक होता है। अब आगे देखिए, लहना ने पतलून की जेबों की, पतलून यानी कि जो पहना हुआ था कपड़ा, बोला पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले हुए थे। देखिए, लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस, ये कहाँ का था? मांझे का था ना? किस जगह का था लहना? मांझे का। लड़की कहाँ थी? मंगरे का। बोल रहे हैं कि मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए बच्चे। 3 महीने हुए हैं।
3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव में आया था। अब बता रहे हैं कि इसी प्रकार तुम्हारी तरह एक और व्यक्ति आया था मेरे गाँव में, मैंने उसको भी पहचान लिया था। कैसे बता रहे हैं कि एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बाँटता था, कि आपको बच्चे हो जाएँगे ये लीजिए ताबीज़, और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़-पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएँगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। ऐसा-ऐसा बात करता था वो, कौन? तुर्की मौलवी। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। इस तरह का बात बोलता था, कौन? ये तुर्की मौलवी। डाक बाबू वल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी। उन्हें पता चलेगा कि ये झूठ बोल रहा है। दाढ़ी उनका मूड़ दिया लहना सिंह। दाढ़ी मूड़ दी थी और गाँव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गाँव में अब पैर रखा तो फिर समझ जाना। साहब की जेब में से पिस्तौल चला। अब ये स्टोरी बता रहे हैं। साहब की जेब में से क्या किया? पिस्तौल चला। लहना की जांघ में गोली लगी। अब वो साहब क्या किया? जेब से निकाला पिस्तौल और मार दिया किसको? लहना सिंह को, और लग गया उनके जांघ में। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। मतलब उसको भी ये ठोक दिया। कौन? लहना सिंह। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? इस तरह से बोलते हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? इस तरह से बोधा भी चिल्लाता है। लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था। बोला कि एक कुत्ता था, मार दिया उसको, और औरों से सब हाल कह दिया। मतलब केवल उसको बोला कि एक कुत्ता था, उसको मैंने मार दिया, और औरों को सारा, और भी जितने भी सैनिक थे उनको सारा कुछ बताया कि ये घटना हुआ। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहाना ने साफा फाड़कर, जो साफा था उसके माथे पर, उसको फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन, और इधर कितने? 8 है मात्र। सिखों की बंदूकों की बाट ने पहले धावे को रोका, दूसरे को भी रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह टक टक मार मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70, मतलब इधर 8 हैं और वो कितने हैं? 70 हैं। अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे, मतलब इधर से 8 ही था, लेकिन ये लोग मारते थे दम भर। बहुत मारा, और उधर से वो मरे हुए शरीर पर वो अपने जर्मनी भाइयों पर चढ़-चढ़ के जर्मन वाले आगे बढ़ रहे थे। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खलासा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए, क्योंकि वहां वाजीरा सिंह उन्हें भी बुलाने चले गए हैं, हजारा सिंह को, तो वो भी आ गया। अब इस दोनों पट्टी के बीच पिसा कौन रहे हैं? जर्मन वाले। 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। देखिए युद्ध बहुत गजब चल रहा है। एक किलकारी और अकाल बोल रहे हैं कि अकाल सिखान दी फौज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी दा खलासा। सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे या कराह रहे थे। 63 जर्मनों को मार बिछाया। सिखों में 15 के प्राण चले गए। सिख में 15 के प्राण चले गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। किसके? सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल आई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पुर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। वो बताया तक नहीं, किसी को खबर तक नहीं हुआ। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, मतलब उजाला उजाला था। उजाला उजाला कहने के मतलब इतना गोली बंदूक चल रहा था, उससे पूरा उजाला हो गया था। चांद निकल आया था, इसका व्यंग मतलब गोली से पूरा उजाला उजाला छा गया था, ऐसा समझिए। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बानभट्ट की भाषा में
क्या बोल सकते हैं? दंत बिन उपदेशाचार्य, मतलब इसके रहते हुए क्या हुआ? विजय हुआ। किसके रहते हुए? लहना सिंह के रहते हुए। वजीरा सिंह कह रहा था, वजीरा सिंह ही बुलाने गया था सबको, फिर वो आता है तो बोल रहे हैं, कह रहा था, कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। मतलब फ्रांस की जो भूमि है, बूटों से मतलब जो जूता होता है ना, उससे चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा-दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, मतलब सूबेदार को बुलाने नहीं गया था, पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। अगर लहना सिंह नहीं होते तो सारे मारे जाते, समझ लीजिए। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुनी थी। उन्होंने पीछे से टेलीफ़ोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं, तो कोई डेढ़ घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते-होते वहाँ पहुँच जाएँगे, इसलिए मामूली पट्टी बाँधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जाँघ में पट्टी बँधवानी चाहिए। सूबेदार बोला कि लहना सिंह की जाँघ में पट्टी बँधवा देते हैं, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है। लहना सिंह बोला, अरे थोड़ा-सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। भोला सिंह ज्वर में मतलब बुखार में बर्रा रहा था। बुखार में बोलते ही हैं, बर्रा रहा था बोधा सिंह। वह गाड़ी में लिटाया गया। बोधा सिंह लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। बोले कि तुमको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। सूबेदार हजारा सिंह बोला था, लहना आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, तुमको जाना पड़ेगा मुझे छोड़कर। ठीक है? और सूबेदारनी की सौगंध, बोला कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। बोला कि इसमें जाना ही पड़ेगा आपको, कसम भी दे दिया। तो वो सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं, और तुम? और तुम क्या? बोले कि मेरे लिए, धना सिंह बोल रहे हैं, मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा पढ़ अच्छा पढ़। ओझा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो। सूबेदारनी होड़ों को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। जो कहा था मुझसे वह मैंने क्या कर दिया? कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते-चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, सूबेदार हजारा सिंह ने लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। धना सिंह बोल रहे हैं, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। इस तरह से अभी तक आपने क्या पढ़ा? स्पीड में जान लेते हैं। खंदक में सूचना होती है, लप्टन साहब की वर्दी पहनकर जर्मन आया हुआ है। धोखा होता है, लप्टन साहब में मरे या फिर कैद में, इस तरह की बातें होती है। आदेश और रणनीति होते कि सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटेंगे, खाई पर हमला होगा, पलटन के निशान देकर दौड़ना। लहना सिंह हुक्म देता है, सबसे बड़ा अफसर ऐसा बोलता है। लहना सिंह की कार्रवाई, गोले और तार तैयार, दिया सलाह जलाकर धमाका, साहब को बेहोश करना, जेब तलाशी करना, लिफाफे और डायरी निकालना। फिर क्या होता है? लहना का अनुभव और सीख, सिखों की आदतें और स्थानीय जानकारी, साफ उर्दू और कौशल पर टिप्पणी, साहब की चालाकी से समझना। आगे लड़ाई में घायल होना, साहब की पिस्तौल से जांग में गोली होता है, लहना की हेनरी मार्टिनी से जवाबी गोली होता है, साहब की मौत हो जाती है। लप्टन साहब की स्थिति और नियंत्रण, पौधा को भरोसा दिलाना, घाव पर पट्टी बांधना, सिखों और जर्मनों के बीच युद्ध शुरू, सिखों का समर्थन, सूबेदार हजारा सिंह और अन्य जवान आग बरसाते हैं, संगीन और बंदूकें युद्ध में प्रयोग। आगे लड़ाई का परिणाम, जर्मन मारे गए, घायल हुए कितने? 63। सिख हदा हताहत कितने हुए? 15। लहना सिंह और सूबेदार घायल हो जाते हैं। सहायता और फील्ड अस्पताल, डॉक्टर और गाड़ियां पहुंचती हैं, घायल और लाशें अस्पताल ले जाए जाते हैं। लहना सिंह हल्ला अ, हल्का घाव, बोधा गंभीर, इस तरह से। अंत में गाड़ियों के माध्यम से सुरक्षित निकासी होती है। लहना आदेश देता है कि घर जाकर सूबेदार को सब बता दिया जाए। अब आइए, अब आगे हमारा बचा अंतिम भाग।
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किस-किस भाग में युद्ध चला था? तो आप जानते हैं कि भाग 2 में चला, 3 में चला, 4 में भी चला, ठीक है? अब ये 5वाँ भाग है, इसमें युद्ध नहीं चल रहा, युद्ध समाप्त हो गया है, उसके बाद की स्टोरी है। यहाँ से प्रश्न बनता है, कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कितने भागों में युद्ध का ज़िक्र है? 3 भागों में। आइए यहाँ मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जब मृत्यु होने वाली होती है तो बहुत चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती है, याद होने लगती है। जन्म भर की घटनाएँ एक-एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जो समय इस समय चल रहा है ये सारा इस अभी का समय बिल्कुल हट जाता है और पुरानी स्मृतियाँ हमारे दिमाग में आने लगती है। लहना सिंह 12 वर्ष था। उन्हें याद आ रही है कि लहना सिंह 12 वर्ष था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है उस लड़की से, तब लड़की बोलती है धत! ऐसा कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा, तो उसने कहा हाँ, कल हो गई देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुःख होता है, क्रोध हुआ और फिर ना जाने क्या-क्या करता आपको पता ही है। और क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। ये तो उनको याद भी आ रहा और मतलब कि तत्कालीन समय में वो ये भी बोल रहे हैं कि वजीरा सिंह पानी पिला दो क्योंकि वजीरा सिंह उसी के पास हैं। बोल रहे हैं वजीरा सिंह पानी पिला दे। अब देखिए थोड़ी-सी स्टोरी को और आगे बढ़ा रहे हैं, याद कर रहे हैं। 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया था। 7 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर आया था जमीन से रिलेटेड बातें करने के लिए। वह रेजिमेंट के अफ़सर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पड़ जाती है। फ़ौज किस पर? लाम पड़ जाती है। लाम पर मतलब ड्यूटी पर फिर से जाती है। फ़ौरन चले आओ। तो फ़ौज जा रही है कहाँ पर? लाम पर ड्यूटी पर आ रहा है तो तुम भी उसी के साथ आ जाओ। ऐसा उन्हें आदेश मिलता है लाना सिंह को। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जा रहे हैं। लाम पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो लौटते समय हमारे घर होते हुए जाना, तो साथ चलेंगे। सूबेदार का गाँव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। अब सूबेदार के यहाँ पहुँचता है, आगे देखिए। जब चलने लगे तब सूबेदार डेरे में से निकल कर आया। बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। बोलता है कि मेरी जो पत्नी है ना लहना सिंह, वो जानती है तुमको, बुलाती है, जा मिल जा। इस तरह से बोलती जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? कब से जानती हो आप? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी, लहना सिंह चुप था। देखिए, तो लड़की बोलती है मुझे पहचाना क्या? बोलता है नहीं। फिर बोलते तेरी कुरमाई हो गई क्या? धत! कल हो गई देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में। इस तरह से वो लड़की याद दिला रही है। भावों की टकराहट से क्या हुआ? मूर्छा खुली, करवट बदली। ये चल रहा है क्या? ये चल रहा है तत्कालीन समय और ये वाला जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? स्मृति वाला समय। करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। फिर आगे देखिए, "वजीरा पानी पिला दे।" उसने कहा था। क्या कहा था? देखिए क्या कहा था उसने। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, "मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे को भाग मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। मतलब एक ही मेरा बेटा जीवित है, बाकी सब मर गए। सूबेदारनी रोने लगी, बोलती है अब दोनों जाते हैं, मतलब मेरे पुत्र भी जाते हैं और मेरे पति भी जाते हैं। मेरे भाग फूट गए। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। बोला कि स्वयं घोड़े के लातों में चले गए और मुझे उठाकर क्या किया? दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था आपने। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। बोल रहा है कि जैसे आपने मुझे बचाया था ना, उसी प्रकार मेरे पुत्र और मेरे पति को भी बचाना। ऐसा बोल रही है वो लड़की। यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आँचल पसारती हूँ। इस तरह से ये लड़की बोल रही है।
रोती-रोती सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई। लहना भी आँसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। अब पता चला उसने क्या कहा था? उसने कहा था जैसे जिस प्रकार आपने मेरी जान बचाई, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे का जान बचाना, ऐसा उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब माँगता है, तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, "कौन कीरत सिंह?" बोलता, "कौन कीरत सिंह?" वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, "हाँ, हाँ, मैं कीरत सिंह ही हूँ।" "भैया" उनका भाई था कीरत सिंह, बोलता, "भैया, मुझे और ऊँचा कर ले, अपनी पट पर मेरा सिर रख ले।" वजीरा ने वैसा ही किया। "हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा-भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने मैंने इसे लगाया भी था इस आम को।" वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। आगे देखिए। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार धना सिंह। इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। अगली वीडियो आपका होगा प्रश्न उत्तरी का।